हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की हमारी क्लास में आपका ईओआरओ टेस्ट नंबर 28वां रहने वाला है। इससे पहले हमने 27 टेस्ट कर लिए हैं और इन 27 टेस्ट में हमने काफ़ी कुछ है वो कवर किया है। और आज का जो आपका 28वां टेस्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट सभी होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कैसे होगा, तो क्योंकि ये इसलिए होगा क्योंकि आज के जो हमारे टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि आज के हमारे जो टेस्ट है उसमें जो टॉपिक है वो कौन कौन से होंगे, तो हम राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। साथ में ही आज हम इसमें पर्यटन टॉपिक है उसका कुछ हिस्सा है वो कवर करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है वो हर बार है बनता है। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में भी हम नगर पालिका एक्ट और उसके साथ साथ ही इनके कुछ विशेष अनुच्छेद हैं उनको याद करेंगे। और एक हम फ्लैगशिप योजना भी याद करेंगे। हमारी फ्लैगशिप योजना है, आज से हमें वो फ्लैगशिप योजना है वो भी स्टार्ट करेंगे, जिनमें से हम रोज की 1 या 2 फ्लैगशिप योजना है उनको क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छे से रिवीजन के साथ साथ है अच्छे से याद भी करेंगे। अब अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी में हम आज क्वेश्चन करेंगे संविधान सभा के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे सिलेबस में संविधान सभा दी हुई है और इससे क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे वो आएंगे। तो इसके संविधान सभा के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आज हम कवर करेंगे और उनको अच्छे से हम याद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ईओआरओ का एग्जाम है ये काफ़ी अच्छे लेवल का एग्जाम है और इसमें आपके क्वेश्चंस भी है वो काफ़ी लेवल के बनेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम संविधान सभा के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो रिविजन के साथ साथ अच्छे से याद करेंगे। अब हम अगर राजस्थान पॉलिटी की बात करें कि राजस्थान पॉलिटी में आज हम क्या कवर करेंगे, तो राजस्थान पॉलिटी में हम लोक सेवा गारंटी अधिनियम आपका जो 2011 है उसको अच्छे से रिवीजन के साथ साथ अच्छे से हमें याद करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अब हम आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो ये कब की गई थी? 1934 में, 1895 में, 1935 में और 1938 में। तो अगर संविधान सभा की हम सर्वप्रथम बात करें तो जो संविधान निर्माण की जो सर्वप्रथम मांग है वो की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। कब की थी? 1895 में की थी और स्वराज विधेयक के द्वारा की थी। स्वराज विधेयक के द्वारा है बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग है वो कब की? 1895 में की। किसके द्वारा की? स्वराज विधेयक के द्वारा की। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1895 में की। अगर ये तो इन्होंने बोला है कि संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने कर दी 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा की। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से है वो संविधान सभा के गठन की जो विचार है वो किसको आया था? संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार, और वो भी व्यक्तिगत रूप से तो वो किसे आया था? वो आया था एम एन ए रॉय जी को। इनको संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम व्यक्तिगत विचार है वो आया था। कब आया था? 1934 में आया था। तो ये दोनों फैक्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए कि एक तो संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग है वो किनकी थी? ये थी बाल गंगाधर तिलक जी की। और संविधान सभा के अगर गठन की व्यक्तिगत रूप से विचार है वो आया था एम.एन. रॉय को। कब आया था? 1934 में आया था। और अगर आपसे ये पूछ ले कि 1934 में ही जो आपकी स्वराज पार्टी है तो स्वराज पार्टी ने भी सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी? 1934 में ही की थी। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछ ले विचार आया तो एम.एन. रॉय को आया था। और अगर ये पूछ ले कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग करने वाली पार्टी कौन थी तो वो थी स्वराज पार्टी। कब? 1934 में। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो 1935 में किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी। किसने की थी? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट 3-4 फैक्ट हो गए जो काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि नगर पालिका में नालियां बनाने की शक्ति है वो किस धारा में निहित है। यानी जो नगर पालिका में शक्ति है कि वो नालियां बनाएगी, वो जो शक्ति है वो किस धारा के तहत निहित की गई है। धारा 201, धारा 200, धारा 202 और धारा 205। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 201। जो धारा 201 है उसमें नालियां आदि बनाने की शक्तियां हैं वो किस में है, नगर पालिका में है। तो नगर पालिका द्वारा जल निकास के लिए एक लिखित नोटिस देने के बाद कोई भी भूमि है या फिर मार्ग है उसके नीचे से या उसके साइड से नाली हो गई या फिर कोई सुरंग हो गई, पुलिया हो गई, ठीक है, पुलिया या पाइप हो गई, तो वहां से है वो नगर पालिका है वो नाली ले जा सकती है। किसी भी भूमि हो गई या फिर कोई भी घर हो गया, मार्ग हो गया, कोई नाली वहां से लेके जा सकती है, पुलिया के नीचे से लेके जा सकती है, सुरंग के माध्यम से लेके जा सकती है। तो ये अधिकार किसका है, नगर पालिका में इसकी शक्ति है। और नगर पालिका या उसके द्वारा कोई भी जो प्राधिकृत व्यक्ति होगा तो वो पहले से कोई पाइप बनी हुई है, पहले से कोई जो आपकी ये नाली बनी गई है, तो उसकी देख रेख का जिम्मेदार भी कौन है, नगर पालिका या उसके द्वारा जो प्राधिकृत व्यक्ति होगा वो वही होगा। नई नाली भी बनवा सकेगा, पहले बनी हुई है उसको भी ये इसका देख रेख, इसकी अच्छे से मरम्मत वगैरह है वो करवा सकेगा। और इस प्रकार का कोई भी कार्य यदि कोई और व्यक्ति करता है और उसको अगर इस नालियों को कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति है जो इन नालियों को नुकसान पहुंचाता है या फिर कोई भी व्यक्ति है इनका निर्माण करता है, तो वो नगरपालिका से अनुमति लेगा। और यदि नगरपालिका ऐसा निर्माण करती है, यानी मान लीजिए कि आप किसी की भूमि के नीचे से, यानी किसी घर के नीचे से लेके जा रही है या फिर भूमि के नीचे से या फिर कोई पुल के नीचे से लेके जा रही है, को कहाँ से भी लेके जा रही है, नगरपालिका लेके जा रही है, लेकिन उनके लेके जाने से किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, किसी व्यक्ति की जमीन का कुछ भी उसको नुकसान होता है, तो उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा, उसके लिए मुआवजा है वो दिया जाएगा। और वो मुआवजा है वो धारा 295 के तहत, उसमें धारा 295 में जिस प्रकार से वर्णित किया गया है उन नियमों के अनुसार है वो उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा। तो आपकी धारा 201 में है वो नगर पालिका को शक्ति है कि वो कहीं से भी नालियां हैं वो निकाल सकती है, उनकी देख रेख कर सकती है, नई नाली बना सकती है, उनकी मरम्मत कर सकती है। अगर हम धारा 200 की बात करें तो धारा 200 में दिया हुआ है कि जो नाली आदि बनी हुई है तो उन नालियों पर नियंत्रण है वो पूरी तरह किसका होगा, वो नगर पालिका को होगा। यानी 201 में तो शक्तियां दी गई है कि वो नालियां कहीं से भी निकाल सकती है, और जो आपकी 200 है उसमें नियंत्रण बोला गया है कि जो नालियां हैं उन पे इनका नगर पालिका का नियंत्रण होगा। तो यही है वो उन उचित प्रकार की जो जालियां आती हैं, कोई जालियों से या फिर किसी चक्के से, किसी भी चीज से है वो, या कोई ढक्कन बना के है वो नालियों को ढकेगी। और अगर कोई व्यक्ति है उसे भी ऐसा करने की वो बोलेगी कि हाँ, उसकी अपेक्षा करेगी कि वो भी अपने घर के पास से जो नाली जा रही है उसकी अच्छे से व्यवस्था करे और उसे हमेशा ढक के रखे। इसके लिए उसे लिखित नोटिस में भी ये उनको करने की अपेक्षा कर सकती है। अगर हम 202 की बात करें तो 202 में भवन से प्रभावित जल निकास के लिए बोला गया है कि आपके घर के नीचे से है अगर किसी और की पाइप जा रही है या फिर उनकी अपनी पाइप जा रही है तो प्रभावी जल निकास है वो उनसे जो आपके नीचे से नाली वगैरह जा रही है तो उनका होना चाहिए अच्छे से। यानी कोई भी भूमि हो गई, कोई भी भवन हो गया, तो उसके जल निकास करना होता है या फिर उसे बाहर लेके जाके एकत्र करना होता है, तो उसकी अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो ऐसे अच्छे व्यवस्था नहीं करता है, भवन से प्रभावित जल निकास की व्यवस्था नहीं करता है, तो उसे जुर्माना लगेगा। और वो जुर्माना कितना लगेगा, 2000 से 5000 का। वो किस में दिया हुआ है, धारा 202 में दिया है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि नालियों की शक्ति, नालियां बनाने की शक्ति है वो नगर पालिका में है, वो है धारा 201। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो चरणदास जी ने नहीं लिखा। ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सरोदय, भक्ति सागर और ज्ञान समुद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सरोदय, भक्ति सागर, ये तीनों के तीनों ग्रंथ है वो चरणदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। अगर ज्ञान समुद्र की बात करें तो वही ज्ञान समुद्र है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया सुंदरदास जी के द्वारा, सुंदरदास जी के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ज्ञान समुद्र है वो सुंदरदास जी के द्वारा लिखा गया, बाकी ये तीन चरणदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि चेंक माता का मंदिर कहाँ है जो शक्तिपीठ कहलाता है। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में और जालोर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, जयपुर में। चेंक माता का मंदिर है वो जयपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए।
आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन के समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389, 296, 289 और 396। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 389 सदस्य थे। अगर अब 389 की बात करें तो जो संविधान सभा में कुल सदस्य है वो 389 थे। इनमें से दो थे, एक तो ब्रिटिश भारत के थे, ब्रिटिश भारत के थे और दूसरा है जो देशी रियासतों से थे, दूसरा देशी रियासतों से। जो ब्रिटिश भारत के थे उनमें कितने थे? ये थे 296 और जो ये देशी रियासतों के थे ये कितने थे? 93 थे। और जो ये व्यक्ति थे, मान लो ये कुल सदस्य थे वो किस प्रकार से थे? जो प्रांत थे और देशी रियासत थे तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में ये जो सीटें थी वो आवंटित की गई थी। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी। ब्रिटिश भारत में 296 सीटें थी यानी सदस्य थे और देशी रियासतों में 93 थे। और अगर आपसे ये पूछ ले कि कैबिनेट मिशन के आधार पर जो जुलाई 1996 में चुनाव हुए थे, जुलाई 1946 में जो चुनाव हुए थे, संपन्न करवाए गए थे, उसके आधार पर अगर इनमें से देखें ना कि जो 296 थे, जो 296 ब्रिटिश भारत के थे तो किन किन के थे? 296 में किन किन के थे? तो कांग्रेस की सीटें देखें, कांग्रेस की थी इनमें से 208। और जो मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग के इसमें से कितने थे? इसमें थे 73 थे। और अन्य में थे अन्य कितने थे? अन्य थे 15। तो आपके टोटल 208, 73 और 15 कितने हो गए? 296 हो गए। तो जो ब्रिटिश भारत थे जो 296 थे उसके सदस्य, तो उनमें से कांग्रेस के 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 थे और अन्य 15 थे। ठीक है। और जो देशी रियासत थी तो देशी रियासत से कितने थे? 93 थे और टोटल कितने थे? 389 थे। तो संविधान सभा के गठन के समय संविधान सभा में अगर कुल सदस्य पूछ लेते तो कितने थे? 389 थे। ब्रिटिश भारत के 296, देशी रियासतों के 93। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े, मैं आपको डिटेल से थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हम रिवीजन करें, रिवीजन के साथ साथ हमारा मकसद ये रहे कि हम जो भी टॉपिक पढ़े, जो भी क्वेश्चन करें वो अच्छे से याद करते चलें। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को राजस्थान की कौन सी विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था? 11वीं, 13वीं, 15वीं और 14वीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13वीं विधानसभा के द्वारा ये पारित किया गया था। और ये जो 13वीं विधानसभा थी तो ये 13वीं विधानसभा कब से कब तक थी? ये 2008 से 2013 तक थी, 2013 तक थी। और इस टाइम अपने सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत हैं वो मुख्यमंत्री थे। अगर इसमें कि विधानसभा अध्यक्ष का आपसे पूछ ले कि विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो विधानसभा अध्यक्ष है आपके श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत थे, दीपेंद्र सिंह शेखावत। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी विधानसभा थी, 13वीं विधानसभा थी और 13वीं विधानसभा हमारी 2008 से 2013 तक थी। अशोक गहलोत उस टाइम मुख्यमंत्री थे और विधानसभा का अगर अध्यक्ष पूछ ले तो दीपेंद्र सिंह शेखावत थे। आपको एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है वो लागू कब हुआ था? तो वो लागू हुआ था 15 सितंबर 2009 को लागू हुआ था। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और आप ये इन चीज़ में कन्फ्यूजन होते हैं कि 11 सितंबर याद रखें या फिर 15 सितंबर याद रखें। तो आपको याद रखना है कि 11 सितंबर को तो राज्यपाल की अनुमति दी गई थी, राज्यपाल ने इनकी अनुमति दी थी 11 सितंबर को 2009 को, और लागू हुआ था 15 सितंबर 2009 को। तो आपको ये भी दोनों चीज़ें याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का शुभारंभ है वो कब किया गया था? 18 दिसंबर 2019 को, 1 फरवरी 2019 को, 16 अगस्त 2021 को और 1 अगस्त 2021 को। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 फरवरी 2019 को। तो अब हम अपनी आज की एक फ्लैगशिप योजना है उसके बारे में बात करते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान में वर्तमान में कुल
16 विभागों में, कुल 16 विभागों में कितनी योजनाएं हैं? 33 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो हम धीरे धीरे करके एक या दो करके सारी की सारी याद कर लेंगे। आज की बात करें तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, वो किस विभाग की है? तो ये है कौशल व उद्यमिता विभाग की, कौशल व उद्यमिता विभाग की, उद्यमिता विभाग की फ्लैगशिप योजना है। ठीक है, पहला तो हमें ये याद रखना है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का जो शुभारंभ है वो हुआ 1 फरवरी 2019 को ये शुरू हुई थी। कौन से विभाग की है? कौशल व उद्यमिता विभाग की है। और इसके जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, इस योजना के तहत है वो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो ये योजना किससे संबंधित है? बेरोजगारी भत्ता योजना से संबंधित है। अगर हम इसमें थोड़ी सी बात और करें कि इसमें 2 श्रेणियों यानी किन किन को कितना रुपया दिया जाता है, तो इनमें जो पुरुष हैं, पुरुष को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है 4,000 रुपये पर मंथ, 4,000 रुपये पर मंथ। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को कितना दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है 4500 रुपये पर मंथ, 4500 रुपये पर मंथ। और अगर दिव्यांग और ट्रांसजेंडर की बात करें, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर की बात करें तो इनको भी कितना दिया जाता है? इनको भी दिया जाता है 4500 रुपये पर मंथ, 4500 रुपये पर मंथ। तो आपको याद रखना है पुरुष और महिला, पुरुष को 4,000 रुपये, महिला को 4500 रुपये, और दिव्यांग और जो ट्रांसजेंडर है उनको भी 4,500 रुपये दिए जाते हैं। अगर ये पूछ ले कि जो आवेदक हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, तो उन्हें राजकीय विभागों में कम से कम 3 माह का कौशल उनको प्रशिक्षण करना होता है, कौशल प्रशिक्षण करना होता है। कितने माह का? 3 माह का करना होता है। और ये 3 माह का करना होता है, इसमें 4 घंटे पर डे, 4 घंटे है आपको पर डे वो विभाग में है वो इंटर्नशिप करवाई जाती है। ठीक है, तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। और इसमें ये है कि जो अगर कुल लाभार्थी देख ले कि इसमें कितने हैं, कुल लाभार्थी की बात करें तो इसमें 2 लाख, जो 2 लाख है युवा हैं वो कुल लाभार्थी हैं। अगर इसकी पात्रता की बात करें कि इसमें पात्रता कितनी होनी चाहिए, तो पात्रता है तो उस जो आवेदक होगा, जो अभ्यर्थी होगा, आवेदक होगा, तो उसके पारिवारिक जो उसकी पारिवारिक आय है, पारिवारिक आय है वो कितनी होनी चाहिए? पारिवारिक आय है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए, 2 लाख से कम होनी चाहिए, 2 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए कि उसको स्नातक की हुई होनी चाहिए, स्नातक की हुई होनी चाहिए, यानी उसकी डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, स्नातक हुई होनी चाहिए। अगर आयु की बात कर लें, आयु की अगर बॉयज़ की आयु की बात करें तो इनकी कितनी होगी? इनकी होगी 21 से 30 वर्ष तक, 21 से 30 वर्ष तक। अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं की आय कितनी होनी चाहिए? तो महिलाओं की आय है वो होनी चाहिए 21 से 35 वर्ष, 21 से 35 वर्ष। और पुरुषों की 21 से 30 वर्ष, महिलाओं की 21 से 35 वर्ष। और जो एससी और एसटी हैं, एससी और एसटी हैं, उनकी भी आयु सीमा है वो कितनी है? 21 से 35 वर्ष तक, 21 से 35 वर्ष तक। तो आपको ये भी याद रखना है, पात्रता है वो पारिवारिक आय है वो कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से कम होनी चाहिए। पुरुष की आयु 21 से 30 वर्ष, महिलाओं की 21 से 35, और एससी एसटी है उनकी भी 21 से 35 तक होनी चाहिए। अगर इसका जो आपकी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, इसका पुराना नाम पूछ ले आपसे, तो पुराना नाम क्या है? अक्षत योजना। पुराना नाम क्या है? अक्षत योजना, अक्षत योजना। तो ये आपकी कौन सी है? फ्लैगशिप योजना है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसमें अगर आपको इसका विभाग पूछ ले तो ये कौशल व उद्यमिता विभाग की योजना है। बेरोजगारी भत्ता योजना है, प्रारंभ हुई थी 1 फरवरी 2019 को। अब इसमें अगर हम 4th ऑप्शन की बात करें कि 1 अगस्त 2021, तो 1 अगस्त 2021 को है वो कौन सी योजना शुरू हुई थी? ये हुई थी घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना। ये कब हुई थी? ये 1 अगस्त 2021 को हुई थी। अगर 18 दिसंबर 2019 की बात कर ले तो 18 दिसंबर 19 को शुभारंभ हुआ था जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड योजना, जन आधार कार्ड योजना। ठीक है, तो अपन को ये तीनों याद रखनी है। आपकी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का प्रारंभ 1 फरवरी 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को जन आधार कार्ड योजना शुरू हुई, और 1 अगस्त 2021 को घर घर औषधि योजना है वो स्टार्ट हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि खाड़लाई आश्रम की स्थापना है वो 1934 में किसने की थी? तो खाड़लाई आश्रम की स्थापना कब हुई? 1934 में हुई। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा,
मोतीलाल तेजावत, विठल लाल ठाकुर और जमनालाल बजाज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 में की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में राजस्थान से 12 सदस्य भेजे गए थे, उनमें बलवंत सिंह मेहता को किस रियासत से भेजा था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपसे बहुत ज्यादा डीप से पूछे तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो बलवंत सिंह मेहता किस रियासत से? जयपुर से, उदयपुर से, अलवर से और अजमेर मेरवाड़ा से। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर रियासत बोल दें, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसे मेवाड़ रियासत भी बोल देते हैं, मेवाड़ से। तो बलवंत सिंह मेहता है वो उदयपुर बोले या मेवाड़ रियासत बोले, इससे इनसे भेजे गए थे। अब हम अगर संविधान सभा में राजस्थान के 12 सदस्य भेजे गए थे, उनको एक बार थोड़ा देख लें, अच्छे से समझ लें, तो इससे क्वेश्चन आए तो हमारा कोई भी गलत ना हो। तो इसमें अगर देखें हम तो देशी रियासत थी, देशी रियासतों से राजस्थान से जो जाने वाले सदस्य थे वो कितने थे? 11 थे। और एक था चीफ कमिश्नरेट, इससे कितने थे? इससे एक ही था। और ये कौन सा था? ये थे अजमेर मेरवाड़ा से। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। अगर हम आगे इसकी बात करें कि जो आपके ये तो हो गया कि बलवंत सिंह मेहता है वो किससे थे? उदयपुर रियासत से। अब हम 11 हैं, इनको एक बार देख लेते हैं कि 11 कौन कौन से थे, क्योंकि किसी का भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो संविधान सभा में राजस्थान से टोटल कितने थे? 12 थे। देशी रियासतों के कितने थे? 11 थे। और अजमेर मेरवाड़ा से एक था। अगर हम जयपुर की बात करें, तो जयपुर से कितने थे? दो सदस्य थे। दो कौन कौन से? पहला था तो वीटी कृष्णमचारी, तो एक तो ये थे। और दूसरा कौन था? दूसरे थे हीरालाल शास्त्री। अगर आपसे ये पूछ ले कि आपके जो संविधान सभा में राजस्थान के 12 सदस्य थे, तो जयपुर और उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत, तो इन दोनों से है वो 2-2 सदस्य थे। तो जयपुर से तो 2 हो गए, एक तो वीटी कृष्णमचारी हो गए और दूसरे हीरालाल शास्त्री हो गए। अगर उदयपुर के 2 पूछे तो एक तो थे माणिक्यलाल वर्मा, और अगर दूसरे पूछे तो दूसरे कौन है? बलवंत सिंह मेहता दूसरे थे। ये दूसरे थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से 2 रियासत से जहां से 2-2 सदस्य थे? तो जयपुर और उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत थी जिनसे 2-2 सदस्य थे। जयपुर से वीटी कृष्णाचारी और दूसरे हीरालाल शास्त्री, उदयपुर से माणिक्यलाल वर्मा और दूसरे बलवंत सिंह मेहता। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम अलवर की बात करें तो अलवर से कौन थे? रामचंद्र उपाध्याय थे। अलवर से रामचंद्र उपाध्याय ये थे। अगर कोटा की बात करें तो कोटा से कौन थे? कोटा से थे दलेल सिंह। और अगर बीकानेर की बात करें कि बीकानेर से कौन थे, तो बीकानेर से थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। ये टॉपिक है आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें भरतपुर से कौन थे? भरतपुर से थे आपके राज बहादुर, तो ये थे भरतपुर से थे आपके राज बहादुर। अगर हम बात करें आपके जोधपुर से कौन थे? जोधपुर से थे जय नारायण व्यास कहाँ से थे? जोधपुर से थे। अगर हमने कोटा के दलेल सिंह थे। अगर शाहपुरा की बात करें, और ये शाहपुरा कौन सा? भीलवाड़ा, यहाँ से सदस्य थे वो थे गोकुल लाल असावा। और अगर खेतड़ी की बात करें, खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी से कौन थे? सरदार सिंह थे। और हमारा लास्ट, ये तो देशी रियासतों से हो गए। एक हमने पढ़ा था कि जो चीफ कमिश्नरेट थे उनसे थे एक सदस्य, यानी अजमेर मेरवाड़ा से। तो अजमेर मेरवाड़ा से थे वो थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये थे अजमेर मेरवाड़ा से।
बिहारी लाल भार्गव। तो हम एक बार जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन थे। तो हमें पता है कि राजस्थान के 12 सदस्य थे, जिसमें से देशी रियासतों के 11 थे और एक चीफ कमिश्नरेट थे। ठीक है, जयपुर से 2 पूछे तो वीटी कृष्णमाचारी और दूसरे हीरालाल शास्त्री। उदयपुर यानी मेवाड़ से 2 पूछे तो माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। अलवर के थे रामचंद्र उपाध्याय। कोटा के थे दलेल सिंह। बीकानेर के थे जसवंत सिंह। और अगला हम पढ़े भरतपुर के थे राज बहादुर सिंह। जोधपुर के थे जैन नारायण व्यास। और शाहपुरा भीलवाड़ा के थे गोकुलाल असावा। खेतड़ी के थे सरदार सिंह। और अजमेर मेरवाड़ा के थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सारे के सारे है वो 11 के 11 याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें पता है कि बलवंत सिंह मेहता कहाँ से थे, उदयपुर रियासत से थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की अनुसूचियों का उल्लेख है वो किस अध्याय में किया गया है। हमें पता है कि जो हमारा नगरपालिका अधिनियम 2009 है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, 6 अनुसूचियां हैं। तो वो 6 अनुसूचियां किस अध्याय में है, अध्याय 3, 4, 7 और 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। और अगर हम देखें कि अध्याय 7 है तो अध्याय 7 में क्या आता है, नगरपालिका राजस्व। नगरपालिका राजस्व है वो किस में है, आपके अध्याय 7 में है। अध्याय 7 में है जिसमें कितनी है, 6 अनुसूचियां दी गई है। अगर अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 में क्या है, अध्याय 3 में है कार्य संचालन और वार्ड समिति। अध्याय 4 की बात करें तो अध्याय 4 में क्या है, नगरपालिका की संपत्ति है। अध्याय 4 में नगरपालिका की संपत्ति। 7 की बात करें नगरपालिका राजस्व आ गया। और हम 12 की बात करें तो 12 में क्या है, नगरपालिका की शक्तियां और अपराध। नगरपालिका की शक्तियां और अपराध ये किस में है, ये है आपकी अध्याय अपराध, अध्याय 12 में। और आपकी अनुसूची 6 है। अगर हम इन अनुसूची 6 की 6 थोड़ी सी याद करें कि किस किस धारा में दी हुई है, तो जो आपकी फर्स्ट अनुसूची है यानी प्रथम अनुसूची, ये धारा 108 में दी हुई है। धारा 108 में दी गई है, किससे संबंधित है, कर उद्ग्रहण एवं आपत्ति नोटिस। कर उद्ग्रहण एवं आपत्ति नोटिस है, उसमें किस में दिया हुआ है, धारा आपकी अनुसूची फर्स्ट में दिया हुआ है। अगर हम अनुसूची दूसरी और तीसरी की बात करें तो दूसरी तीसरी अनुसूची है वो धारा 117 में दी हुई है। धारा 117 में दी गई है जिसमें क्या बोला गया है कि जो ट्रांसफर की सूचना का जो प्रारूप होता है, ट्रांसफर की सूचना का प्रारूप किस में दिया हुआ है, धारा दूसरी और तीसरी में दिया हुआ है। धारा दूसरी में तो वो है कि जब जो ट्रांसफर है वो लिखित रूप में होता है, यानी अंतरण आपका लिखित रूप में होता है। तीसरे में दिया हुआ है कि जब आपका ट्रांसफर यानी अंतरण है वो लिखित से अन्यथा किसी में दिया गया हो। ठीक है, चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची आपकी धारा 130 में दी गई है जिसमें मांग के नोटिस का प्रारूप है, मांग के नोटिस का प्रारूप है। अगर पांचवी की बात करें, पांचवी क्या है, तो पांचवी आपके धारा 131 में दी गई है जिसमें वारंट का प्रारूप दिया हुआ है, वारंट का प्रारूप दिया हुआ है। ये आपकी कौन सी है, आपकी अनुसूची पांचवी है। अनुसूची छठी की बात करें तो आपकी अनुसूची छठी है वो धारा 133 में दी गई है जिसमें क्या दिया गया है, कुर्क की संपत्ति की तालिका दी गई है। कुर्क संपत्ति की तालिका और नोटिस दिया हुआ है, तालिका और नोटिस का प्रारूप दिया गया। तो ये आपकी 6 की 6 अनुसूची है, मैंने एक बार फिर आपको रिवाइज करवा दी है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में दिसंबर 2022 तक बायोमास ऊर्जा की कुल क्षमता कितने मेगावाट है। कब तक, दिसंबर 2022 तक 140 मेगावाट, 120.45 मेगावाट, 102.45 मेगावाट और 101 मेगावाट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120.45 मेगावाट है वो दिसंबर 2022 तक बायोमास ऊर्जा की कुल क्षमता राजस्थान में है। अब हम अगर बायोमास ऊर्जा की थोड़ी सी बात कर ले, क्योंकि ऊर्जा के टॉपिक से आप देखना आपके 1 से 2 क्वेश्चन है वो जरूर ही आएंगे। तो हम एक बार बायोमास ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है और इसके संयंत्र कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। हमारे राजस्थान की बात करें तो बायोमास ऊर्जा के जो संयंत्र है टोटल है वो 13 संयंत्र लगे हुए हैं। अगर 13 संयंत्र में इसमें पूछ ले कि सबसे ज्यादा संयंत्र है यानी सर्वाधिक संयंत्र है वो कहाँ लगे गए हैं, तो सर्वाधिक संयंत्र लगे गए हैं आपके उदयपुर में। उदयपुर में टोटल 13 संयंत्र है जिनमें से सर्वाधिक उदयपुर में लगे हुए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का फर्स्ट बायोमास संयंत्र है वो कहाँ लगा था, तो ये लगा था पदमपुर में। और पदमपुर कहाँ है, गंगानगर में।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बायोमास संयंत्र है वो टोटल 17 है। सर्वाधिक उदयपुर में है। राजस्थान का फर्स्ट बायोमास ऊर्जा संयंत्र वो कहाँ पे है? पदमपुर गंगानगर में है। अगर हम बात करें कि बायोमास ऊर्जा किस किस से बनती है, तो ये चावल की भूसी से बनती है, ठीक है, और ये सरसों की खल से बनती है, सरसों के खल से बनती है, और किससे बनती है? शहरी कचरे से बनती है, शहरी कचरे से बनती है। तो ये बायोमास ऊर्जा है इनसे बनती है। अगर हम इसके कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें कि इसके जो प्रोजेक्ट्स है बायोमास संयंत्र के, ये कहाँ कहाँ है, तो ये अभी 3 नए बने हैं। वो 3 कौन कौन से? पहला तो है धोंद गांव सिक्कर में, धोंद गांव सिक्कर में, गांव सिक्कर में, तो ये आप थोड़ा याद रखिए, करंट के हिसाब से पूछा जा सकता है। दूसरा है डुंगराना, दूसरा है डुगराना, जो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। तीसरा कहाँ पे है? तीसरा है आपके सितान सिंह गांव में, सितान सिंह गांव में, और ये कहाँ पे है? ये है जोधपुर में। तो ये तीनों के तीनों करंट के हैं, अभी बने हैं, तो आपको अच्छे से इनको याद करना है कि ये 3 बायोमास ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स है। धोंद गांव सिक्कर में, डुंगराना गांव हनुमानगढ़ में, और सितान सिंह गांव है वो जोधपुर में है। अब इनके अगर थोड़े से इनके उसके संयंत्र पे बात कर ले कि कौन कौन सा संयंत्र कहाँ पे है, तो अगर खेड़ली, ये खेड़ली संयंत्र है जो कि कहाँ पे है? अलवर में है। खेड़ली संयंत्र कहाँ पे है? अलवर में है। एक अजमेर में है, एक अजमेर में है। बालोतरा की बात करें यानी बाड़मेर में है, बालोतरा बाड़मेर में है। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर कहाँ पे है? कोटा में है। ये बायोमास संयंत्र मैं आपको बता रही हूँ। और एक कहाँ पे है? देवली टोंक में है, देवली टोंक में है। और आपके जो रंगपुर और देवली, ये दोनों के दोनों संयंत्र है, ये शहरी कचरे से है, शहरी कचरे से इसमें है वो क्या बनती है? शहरी कचरे से इनमें बायोमास से ऊर्जा बनती है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो बायोमास दिसंबर 2022 तक बायोमास ऊर्जा है वो कितनी थी? 120.45 मेगावाट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। मैंने आपको जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगा बायोमास ऊर्जा संयंत्र के बारे में या बायोमास ऊर्जा के बारे में, वो मैंने इंपॉर्टेंट आपको एक बार बता दिया। तो आपको अच्छे से इनका रिवीजन करना है। अगर आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, इससे पहले ये देखिए कि जो आप ऊर्जा के बारे में, और जैसे बायोमास हो गया, आपको सौर ऊर्जा के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में, पवन ऊर्जा के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है, तो मैंने आपको इसी चैनल पे शुरू में सभी ये ऊर्जा का टॉपिक बिल्कुल पूरे डिटेल से करवाया हुआ है। साथ में आर्थिक समीक्षा भी इसमें, इसका जो टॉपिक आता है वो भी मैंने आपको अच्छे से कवर करवाया था। आगे हम बढ़े अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मारवाड़ महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? अब आपने देखा होगा कि जो पर्यटन विभाग द्वारा जो महोत्सव आयोजित होते हैं, तो क्वेश्चन इनसे कैसे पूछा जाता है? या तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि महोत्सव दे देते हैं, साइड में आपको महोत्सव दे दिए, फिर इनमें आपको 4 महोत्सव दे देंगे, इस साइड माह दे देंगे, और फिर आपसे मिलान करवा लेंगे क्योंकि कौन सा जो आपका महोत्सव है किस माह में करवाया जाता है। या फिर आपको इस साइड जिला दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा महोत्सव है किस जिले में संपन्न होता है। ठीक है, इससे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि मारवाड़ महोत्सव किस माह में आता है? नवंबर में, दिसंबर में, अक्टूबर में, और किस में? फरवरी में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मारवाड़ महोत्सव अक्टूबर में कहाँ पे? जोधपुर में, जोधपुर में इसका आयोजन होता है। अब अगर हम आपको इम्पोर्टेंट कुछ और महोत्सव बता दूं, जैसे आपको पता है और हमने कल भी क्वेश्चन किया था, ऊंट महोत्सव कहाँ का है? बीकानेर का है। कहाँ का? बीकानेर का। और बीकानेर में इसका आयोजन होता है, कब होता है? जनवरी में होता है। आपको लगभग जगह का तो पता ही होगा कि कौन सा जो महोत्सव है किस जगह होता है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आपको माह भी याद होने चाहिए कि किस मंथ में कौन सा महोत्सव कहाँ होता है। अगर पतंग महोत्सव की बात करें कि पतंग महोत्सव है, तो पतंग महोत्सव भी जनवरी में होता है। और कहाँ होता है? ये होता है आपके जयपुर, जयपुर में। कहाँ होता है? जयपुर में। अगर आपकी बात करें हम थार महोत्सव की, थार महोत्सव, थार महोत्सव होता है मार्च में। थार महोत्सव मार्च में कहाँ पे होता है? बाड़मेर में, बाड़मेर में। तीज महोत्सव की बात करें, तीज महोत्सव, तो तीज महोत्सव आपका कहाँ होता है? ये होता है जयपुर में, और जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में, अगस्त में। और होता कहाँ पे है? जयपुर में होता है, जयपुर में। मारवाड़ महोत्सव को वो मैंने अभी आपको बताया था, अक्टूबर में होता है। और कहाँ होता है? जोधपुर में। अगर डींग महोत्सव की बात करें, डींग महोत्सव, तो ये आपका जन्माष्टमी पे होता है, जन्माष्टमी पे। ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये होता कहाँ पे? डींग भरतपुर में है, तो भरतपुर में होता है। एक अगर हम किन्नू महोत्सव की बात करें, किन्नू महोत्सव, तो हमें पता है कि किन्नू है महोत्सव कब होता है? नवंबर में होता है। और कहाँ होता है? झालावाड़ में,
झालावाड़ में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव थे जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, विद मंथ भी आपको याद होने चाहिए। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आहड़, बालाथल और ईसवाल आदि सभ्यताओं का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है? राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर और बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर से। अब आहड़ था तो हमें पता था, बालाथल का भी पता है। अगर इस वाल का कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, लेकिन हमें तीनों याद रखनी है कि तीनों कहाँ पे है, उदयपुर में है। और आप मान के चलिए कि जो सभ्यता का टॉपिक है ना, इससे 2 से 3 क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में आते हैं। तो आपको अच्छे से ये जो टॉपिक है अच्छे से कवर करना चाहिए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15, 26, 33 और 12। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 थी। अब आप ये सोचे कि 15 कौन कौन सी थी, तो ये आपसे कोई नहीं पूछता कि 15 है वो कौन कौन सी थी। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितनी महिलाएं थी? 15 थी। और एक इसमें ये क्वेश्चन होता है कि इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एकमात्र है वो मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम महिला। तो वो कौन थी, ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। मुस्लिम, तो वो थी बेगम एजाज, बेगम एजाज, एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। तो ये थी एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो आपको इसे थोड़ा सा याद रख लेना है कि ये थी बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। टोटल कितनी थी? 15 थी। अगर आपसे ये पूछ ले कि टोटल एससी सदस्य कितने थे, एससी सदस्य कितने थे, तो एससी सदस्य 26 थे। एसटी के आपसे पूछ ले एसटी सदस्य कितने थे, तो 33 थे। और हमारे राजस्थान से कितने थे? 12 थे, जिसमें से 11 देसी रियासतों के थे और एक चीफ कमिश्नरेट का था। ये मैंने अच्छे से आपको 12 के 12 भी याद करवा दिए। तो महिलाएं 15 थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगर हम आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिला आयोजना समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 243V, अनुच्छेद 243W, अनुच्छेद 243ZE और अनुच्छेद 243ZD। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 243ZD है, उसमें जिला आयोजना समिति का उल्लेख किया गया है। अब हम थोड़ा सा जिला आयोजना समिति है, इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो हमें थोड़ा सा स्कोर अच्छे से देख लेते हैं। अनुच्छेद 243ZD में है। अगर हमसे पूछ ले कि इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, कुल सदस्य, तो कुल सदस्य आपके होते हैं इसमें 25 कुल सदस्य होते हैं, जिनमें से निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित 20 सदस्य होते हैं। निर्वाचित कितने होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। अगर पदेन की बात करें कि पदेन सदस्य कितने होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं। और अगर मनोनीत की बात कर ले, आपसे मनोनीत सदस्य पूछ ले, तो वो होते हैं 2 सदस्य होते हैं। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर 20 निर्वाचित की बात करें, तो इनमें से जो 20 सदस्य होते हैं ये कहाँ से आते हैं? तो पंचायती राज से और नगर निकायों में से, और नगर निकायों में से, इनमें से जनसंख्या के अनुपात में से निर्वाचित होकर आती हैं 20 सदस्य। अगर आपसे 3 पदेन सदस्य पूछ लिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि 3 पदेन सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो आपका एक तो जिला कलेक्टर होता है, कौन सा होता है? जिला कलेक्टर होता है, जिला कलेक्टर होता है। दूसरे आपके कौन होते हैं? सीईओ होते हैं, दूसरे सीईओ। और तीसरे कौन होते हैं? जो भी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, वो आपका तीसरा होता है। और जो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो ये मनोनीत कौन करता है? राज्य सरकार ही करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जिला आयोजना समिति में टोटल 25 सदस्य, 20 निर्वाचित, 3 पदेन और 2 मनोनीत। 3 पदेन कौन कौन से? जिला कलेक्टर, सीईओ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये आपको अच्छे से याद करना है। आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा डीप में करवा रही हूँ, ताकि मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो भी टॉपिक हो वो मैं आपको रिवाइज करवाऊँ, रिवीजन कराऊँ, तो एकदम बिल्कुल से आपका क्लियर हो जाए। हाँ, टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन आपका है वो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि असत्य कथन बताना है हमें। ये इसमें सोलर पार्क के दिए हुए हैं कि कौन सा कितने मेगावाट का, ये बताना है। नोक जैसलमेर 1500 मेगावाट, फतेहगढ़ फेज फर्स्ट B 1500 मेगावाट, फलोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट और पुंगल बीकानेर 1450 मेगावाट। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, नोक जैसलमेर है, ये इसमें गल दिया हुआ है, ये 1500 मेगावाट का नहीं है।
तो अगर ये नोक जैसलमेर 1550 मेगावाट का नहीं है तो कितने का है, ये है 925 मेगावाट का। कितने का है, 925 मेगावाट का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे हुआ, अब ये है सोलर पार्क की है। अगर सोलर पार्क की बात करें, अगर हम इससे सौर नीति की बात करें, क्योंकि सौर नीति के आपने देखा होगा काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में अगर फर्स्ट सौर नीति की बात करें, राजस्थान की फर्स्ट सौर नीति आई थी 19 अप्रैल 2011 को आई थी। कब आई थी, 19 अप्रैल 2011 को आई थी। अब तक राजस्थान में कितनी सौर नीति आ चुकी है, 3 आ चुकी है। फर्स्ट 19 अप्रैल 2011 को। सेकंड की बात करें तो सेकंड आई थी 2014 में। थर्ड की बात करें कि थर्ड कब आई थी, तो थर्ड आपकी आई थी 2019 में, जो कि कौन सी है, वर्तमान की है। तो ये वर्तमान की, तो आपसे पूछा जा सकता है कि लागू कब हुई थी, तो लागू हुई थी 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। एक ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये आपका राजस्थान है, राजस्थान फर्स्ट राज्य है भारत का फर्स्ट राज्य जिसने सोलर नीति है या सौर नीति है वो लागू की थी। कौन सा है, फर्स्ट राज्य है भारत का। तो आपको याद रखना है, नोक जैसलमेर है जो अभी का बना हुआ है, तो इसमें कितना मेगावाट का है, ये 925 मेगावाट का। राजस्थान में 3 ऊर्जा नीति है, पहली 19 अप्रैल 2011 की, दूसरी 2014 की और तीसरी 2019 की, जो लागू कब हुई, 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। मैं आपके लिए क्वेश्चन आज भले ही कम लेके आई हूँ, मैं 28 क्वेश्चन लेके आई हूँ, लेकिन मैं आपको इतना डीप से मतलब अच्छे से करवा रही हूँ ताकि इन क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे के सारे क्लियर हो जाए, पूरे के पूरे टॉपिक आपसे क्लियर हो जाए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है वो कब लागू किया गया था। 14 दिसंबर 2011 को, 13 नवंबर 2011 को, 15 नवंबर 2011 को और 14 नवंबर 2011 को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी 14 नवंबर 2011 को है वो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है वो लागू किया गया था। अगर थोड़ा सा देखें कि इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों लागू किया गया था, तो ये जो लोक सेवक हैं, लोक सेवाओं को टाइम पे उपलब्ध करवाया जा सके, यानी लोक सेवाएं हैं उनको टाइम पे उनके वितरण की गारंटी प्रदान की जा सके, वितरण की गारंटी है वो प्रदान की जा सकती। दूसरा क्या था कि जो सेवा प्रदान करने में असफल रह जाते हैं लोक सेवक, असफल रहने वाले जो लोक सेवक है उनको दंडित किया जाए, तो ये इसका उद्देश्य था। तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है वो कब लागू किया गया, 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया था। अब हम आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में देशी रियासतों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किससे था। सबसे अधिक, आप ध्यान रखिए इसने क्या पूछा है, देशी रियासतों से, संयुक्त प्रांत, मैसूर, राजस्थान, मुंबई प्रांत। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी मैसूर प्रांत से कितने थे, 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इसमें आप एक चीज ये याद रखिएगा कि देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व पूछा है। कहीं आप ये बोल दो कि राजस्थान से तो मैम 12 थे, नहीं, इसने देशी रियासत पूछी है। राजस्थान में कितनी रियासतें थी, तो उनमें अलग अलग से, किसी से 2 थे, किसी से 1 था, तो उस हिसाब से मैसूर से कितने थे, 7 सदस्य थे। हम आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि नगरपालिका के निर्वाचन से संबंधित मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 ई में, अनुच्छेद 243 डी में और अनुच्छेद 243 जी में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 243 जी है, उसमें उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामला होगा उसमें न्यायालय है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 जी है, उसमें बोला गया है कि जो निर्वाचक क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों के कोई आवंटन को लेकर, क्षेत्रों या स्थानों के आवंटन को लेकर या फिर निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी विधि बनाई गई है, उस विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये किस में दिया गया है, अनुच्छेद 243 जी में दिया गया है कि जो निर्वाचन क्षेत्र है वो बनाए हैं, स्थान बनाए हैं, उनके आवंटन को लेकर या फिर उन निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी विधि अगर बनाई जाती है, वो लगाई जाती है, तो उनको लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये वर्णन दिया गया अनुच्छेद 243 जी में। राइट आंसर ऑप्शन डी। मैं आज के क्वेश्चन है वो काफ़ी लेवल के लेके आई हूँ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति कब लागू की गई थी। 30 नवंबर 2022 को, 24 नवंबर 2022 को, 28 जनवरी 2022 को और 5 जनवरी 2023 को।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नवंबर 2022 को वो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई थी, 30 नवंबर 2022 को। अगर पर्यटन की बात ही आ गई है तो अगर पर्यटन विकास नीतियों की हम बात करें, पर्यटन विकास नीतियाँ तो ये कितनी आ चुकी है अभी तक? तो ये आ चुकी हैं 4। अगर फर्स्ट नीति की बात करें तो ये आई थी 2001 में, सेकंड की बात करें तो ये आई थी 2007 में, थर्ड की बात करें तो ये आई थी 2015 में। पर्यटन विकास नीतियाँ फर्स्ट 2001, सेकंड 2007, थर्ड 2015 और फोर्थ आई थी आपकी 2020 में। तो ये आपकी पर्यटन विकास नीतियाँ हैं जो कितनी आ चुकी है? 4 आ चुकी है। एक आपको पता होगा कि पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया था, पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि किस बजट में इसका प्रारंभ हुआ था, गठन हुआ था? तो ये हुआ था, प्रारंभ इसका हुआ था 2021-22 में, 2021-22 में। तो पर्यटन विकास कोष का प्रारंभ कब हुआ? 2021-22 में हुआ। अगर पूछ ले कि प्रारंभ में राशि इसकी कितनी थी, प्रारंभ में इसकी राशि है वो 500 करोड़ थी। तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि प्रारंभ में कब थी, अब कितनी है, और इसका गठन यानी प्रारंभ है वो कब हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवा अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा प्रदान किया गया था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश ने ये जो अधिकार माने या सेवा माने लागू की थी सबसे पहले, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने लागू की थी। अगर आपसे पूछ ले कि कब की थी तो ये की थी 18 अगस्त 2010 को, 18 अगस्त 2010 को। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने लोक सेवा या अधिकार है वो सर्वप्रथम दिए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में राज बहादुर को राजस्थान से कहां से भेजा गया था? अब मैंने आपको ये पहले 12 याद करवा दिए थे कि राजस्थान से 12 सदस्य थे, 11 देशी रियासतों के थे, 1 चीफ कमिश्नरेट था। तो इसमें अब ये बताने कि राज बहादुर कहाँ से थे। मैंने आपको अच्छे से सारे अलग अलग बताए हैं, अब आप इसे बताइए कि ये कहाँ से था। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये थे भरतपुर से। जो राज बहादुर है ये कहाँ से? भरतपुर से। इसमें से 3-4 को आपकी दिक्कत होगी, कौन कौन सी? जैसे ये हो गई, राज बहादुर कहाँ से थे? भरतपुर से थे। एक आपसे हो सकता है कि रामचंद्र उपाध्याय कहाँ से थे? रामचंद्र उपाध्याय, तो ये कहाँ से थे? ये अलवर से थे। रामचंद्र उपाध्याय थे अलवर से। और एक दलेल सिंह कोटा से, वो आपको याद हो जाएगा सरदार सिंह खेतड़ी से, सरदार सिंह खेतड़ी से। तो ये 3 आपको थोड़ा सा मेरे को लगता है कि याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आपको इनको 12 के 12 को अच्छे से याद करना है। आपका रामचंद्र जो उपाध्याय है वो कहाँ से थे? अलवर से थे। आपके राज बहादुर है वो भरतपुर से थे, और आपके सरदार सिंह है वो कहाँ से थे? खेतड़ी से थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राथमिक अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपील अधिकारी के पास अपीलें की जा सकती है? इसने बोला है द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन, 90 दिन, 40 दिन और 120 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90 दिन। तो जो द्वितीय अपील अधिकारी होगा उसको 90 दिन के अंदर है, यानी 90 दिन में अपील है वो की जा सकती है, 90 दिन में। आप ये ध्यान रखिएगा, जो कि द्वितीय अपील अधिकारी होता है उसी का जो अंतिम निर्णय होगा, यानी अंतिम, और जो शीर्ष अपील अधिकारी होता है, अंतिम और शीर्ष एवं शीर्ष अपील अधिकारी होता है वो दूसरा ही अपील अधिकारी होता है। हाँ, अगर आप पहली बार कर रहे हैं और जो प्राथमिक अपील अधिकारी है उसको कितने दिन में? 30 दिन में, 30 डेज के अंदर है उसको अपील की जा सकती है। और जो ये अपील का निस्तारण है, यानी जो आपका प्रथम अपील अधिकारी होगा वो इसका निस्तारण है वो 21 दिन में करेगा, 21 दिन में इसका निस्तारण है वो करेगा। अगर वो 21 दिन में नहीं करता है तो आप 90 दिन के अंदर अंदर है वो द्वितीय अपील अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं, और आपका अंतिम और शीर्ष अपील अधिकारी है वो दूसरा ही होगा। तो ये आप दोनों पॉइंट है वो अच्छे से याद रखें। फर्स्ट को है प्राथमिक आपका जो अपील अधिकारी होगा उसको 30 दिन के अंदर कर सकते हैं, ये फिर है वो अपील का निस्तारण 21 दिन में करेगा। अगर आपको फिर भी दूसरे के पास जाना है तो वो 90 दिन के अंदर जा सकते हैं, और दूसरा अपील अधिकारी होगा वो अंतिम और शीर्ष होगा। आगे चलें, हमारा अगला क्वेश्चन है ढीगला, बिडरिया और नाथद्वारिया क्या है? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के,
मेवाड़ की दरीपट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम और मेवाड़ के राजस्वकरों के नाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं वो ढीगला, भिडरिया और नाथद्वारे। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवा उपलब्ध कराने में असफल रहने वाले लोक सेवकों पर कितने रुपए का जुर्माना यानी कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 100 रुपये प्रतिदिन, 250 रुपये प्रतिदिन, 500 रुपये प्रतिदिन और 1000 रुपये प्रतिदिन। तो जो इस अधिनियम के तहत जो विफल रहते हैं विफल लोक सेवक होते हैं उनको जुर्माने का प्रावधान है। इसमें पहला प्रावधान तो ये है कि जो सेवा उपलब्ध, इसमें बोला है ना कि सेवा उपलब्ध कराने में असफल रहता है तब तो उसे 500 रुपये प्रतिदिन, 500 रुपये है वो प्रतिदिन दिया जाएगा, उसे ये जुर्माना देना होगा। अगर अधिकतम पूछ ले, अधिकतम 5000 रुपये, यानी वो 500 करता हुआ 5000 से रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता, अधिकतम 5000 देगा। अगर वो सेवा उपलब्ध कराने में असफल रहता है, पर डे के वो कितना देगा, 500 रुपये देगा। एक इसमें होता है कि वो सेवा उपलब्ध कराने में विलम्ब कर रहा है जानबूझकर, ठीक है। पहला तो ये हो गया भी असफल ही हो गया, वो उपलब्ध करवा ही नहीं सकता, ठीक है। अगर वो सेवा उपलब्ध करवाने में विफल रहता है यानी विलम्ब करता है, विलम्ब करेगा तो उसके 250 रुपये पर डे होगा। और अधिकतम वो कितने, 2500 रुपये, अधिकतम कितने दे सकता है, 2500 रुपये देगा। और पर डे कितने देगा, 250 रुपये देगा। तो अगर असफल रहता है यानी वो करवा ही नहीं सकता तो 500 रुपये, और अगर वो देरी कर रहा है जानबूझकर, ठीक है, तो वो कितने हो गए, 250 रुपये हो गए। और जो जुर्माने की वसूली होती है वो लोक सेवक होता है उसके वेतन से ही ली जाती है, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि असफल रहने पर के तहत सेवा उपलब्ध कराने में असफल रहे, तो असफल कितना है, 500 रुपये। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। इस प्रकार आप अच्छे से, आपका जो भी कोई भी टॉपिक हो अच्छे से उसको है रिवाइज करें, उसे अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े, तो आपका वो क्वेश्चन है वो कोई भी टॉपिक हो अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2023 में विमोचित पुस्तक मेवाड़ पुनर्खो के लेखक हैं मलचंद तिवारी, संदीप पुरोहित, नारायण सिंह भाटी और सुरेंद्र राज धुमड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदीप पुरोहित। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आबू के शिलालेख के लेखक कौन है, शुभचंद, पार्श्वचंद्र, करमचंद और दीपचंद। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, शुभचंद है वो आबू के लेख के लेखक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में फरवरी 2023 में राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के दिल्ली दौसा लालसूट खंड के पहले चरण का उद्घाटन है वो किसने किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका इसके पहले चरण का उद्घाटन किया था। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाई है, मैंने आपको राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है वो अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है कि आपका अच्छे से कवर हो जाए। दूसरा, मैंने आपको जो आपकी संविधान सभा है, संविधान सभा के आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल लेके आएंगे ताकि हम संविधान सभा को पूरा से अच्छे से पूरा का पूरा है वो याद कर ले। और मैं पार्ट बी भी आपको अच्छे से कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है वो पार्ट बी के करवाए हैं। तो आपको अगर आपने अच्छे से जो मैंने करवाई है वो धारा ही अगर आपने याद कर ली होगी तो भी आपको अच्छे से ये कवर हो गया होगा। तो चलिए अब हम अगले टेस्ट में अगली क्लास में मिलते हैं। इस क्लास में इतना ही।